कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम हो या स्कूल एग्जाम हो या कॉलेज एग्जाम हो, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रमुख काल आदिकाल की पूरे यूट्यूब पर इससे धांसू वीडियो आपको नहीं मिलेगी। ये मेरा ओपन चैलेंज है। आदिकाल का संपूर्ण स्पष्टीकरण बोले तो ए टू जेड जानकारी, ए टू जेड अध्ययन, कुछ भी बाकी नहीं छूटेगा। आदिकाल का नामकरण, समय सीमा, विभिन्न विद्वानों द्वारा हिंदी के अपने इतिहास ग्रंथों में आदिकाल का क्या नामकरण किया गया है और इसकी समय सीमा, काल अवधि क्या बताई है। प्रमुख प्रवृत्तियां, जैन धर्म के रास काव्य और बौद्धों के सिद्ध काव्य, साथ में वीर गाथात्मक रासो रचनाएं, विद्यापति और आदिकाल की गद्य रचनाएं, आदिकाल की प्रमुख रचनाएं और रचनाकार, आदिकाल के प्रथम कवि, आदिकाल की प्रथम रचना, जिसे हम ये भी कह सकते हैं कि हिंदी का प्रथम कवि और प्रथम रचना है। साथ में हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखकों द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथों की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आदिकाल की समय सीमा, मिस्र बंधुओं ने विक्रम संवत 700 से विक्रम संवत 1444 तक आदिकाल की समय सीमा को स्वीकार किया है। मिस्र बंधुओं द्वारा आदिकाल को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला पूर्व आरंभिक काल, जिसकी समय सीमा विक्रम संवत 700 से 1343 विक्रम संवत मानी है, तथा दूसरा उत्तर आरंभिक काल, जिसकी समय सीमा मिस्र बंधुओं ने 1344 से 1444 विक्रम संवत तक स्वीकार की है। यानी मिस्र बंधुओं द्वारा संपूर्ण आदिकाल की जो समय सीमा मानी है, पूर्व आरंभिक काल की शुरुआत से उत्तर आरंभिक काल के अंत तक, वो है विक्रम संवत 700 से 1444 विक्रम संवत तक। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल की समय सीमा विक्रम संवत 750 से विक्रम संवत 1375 स्वीकार की है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने भी आदिकाल को दो भागों में विभाजित किया है। पहले का नाम संधि काल, जिसकी समय सीमा 750 विक्रम संवत से 1000 विक्रम संवत तक स्वीकार की है, तथा दूसरा चारण काल, जिसकी समय सीमा विक्रम संवत 1000 से विक्रम संवत 1375 तक डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल की समय सीमा को स्वीकार किया है। यानी डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा संधि काल के प्रारंभ से चारण काल के अंत तक आदिकाल की संपूर्ण सीमा जो बताई गई है, वो 750 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत तक स्वीकार की गई है। तो दोस्तों, संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तीसरा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो आदिकाल की समय सीमा निर्धारित की है, वो विक्रम संवत 1050 से विक्रम संवत 1375 तक स्वीकार की गई है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त द्वारा 1184 से 1350 विक्रम संवत तक आदिकाल की समय सीमा को स्वीकार किया गया है। यानी हम संपूर्ण निष्कर्ष के बाद यदि देखते हैं तो आदिकाल की समय सीमा सन 1000 से 1375 ईस्वी तक मान सकते हैं। यानी अध्ययन की सुविधा के लिए हम सभी विद्वानों द्वारा जो अपने अपने दृष्टिकोण से निष्कर्ष प्रस्तुत किए थे, उसके आधार पर आदिकाल की समय सीमा को 1000 से 1375 ईस्वी तक मान सकते हैं। अब दोस्तों, मैं इसके बारे में एक जानकारी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। अलग अलग बुक्स में, यानी अलग अलग प्रकाशक की पुस्तकों में जो आदिकाल की समय सीमा है वो भिन्न भिन्न हो सकती है। आपको YouTube पर भी अलग अलग वीडियो में ये अलग अलग दिखाई देगी। 1000 से 1350 तक भी बुक्स में बताया गया है और 1000 से 1375 तक भी बुक्स में बताया गया है। तो नेगेटिव कमेंट करके
कन्फ्यूजन पैदा न करें, तो प्रथम कालखंड के नामकरण और समय सीमा पर ही सबसे अधिक विवाद रहा है। तो दोस्तों, आदिकाल के नामकरण को हम देख लेते हैं कि विभिन्न विद्वानों द्वारा आदिकाल को क्या क्या नाम दिया गया है। आदिकाल नाम देने वाले जो विद्वान थे उनका नाम था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, और आदिकाल को वीर गाथा काल कहने वाले हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखकों में माने जाने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, और आदिकाल को चारण काल कहने वाले सर जॉर्ज गियर्सन और शिव सिंह सेंगर थे। बीज वपन काल कहने वाले विद्वान आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। संधि काल और चारण काल नामकरण का उच्चारण करने वाले डॉक्टर राम कुमार वर्मा थे। सिद्ध सामंत काल कहने वाले महापंडित राहुल संस्कृत्यायन थे, और आदिकाल को प्रारंभिक काल कहने वाले डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त थे। इसी प्रकार से आदिकाल को अपभ्रंश काल का नामकरण देने वाले धीरेन्द्र वर्मा थे, और आदिकाल को आरंभिक काल कहने वाले जो विद्वान थे वो मिश्र बंधु थे। मिश्र बंधुओं ने आदिकाल का नामकरण आरंभिक काल किया था। आदिकाल के अंतर्गत हम रासो और रास जो ग्रंथ है उनकी प्रमुखता देखते हैं। तो दोस्तों, आदिकाल में जो रासो शब्द हमें अधिकतर देखने को मिलता है, इसकी व्युत्पत्ति यानी ये आया कहाँ से है, ये रासो शब्द आया कहाँ से, तो रासो शब्द जो है वो रासक, रासक के बाद रास, रासा और रासो में परिवर्तित हो गया। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये रासो जो शब्द है ये रासक शब्द से ही बना है। कहने का तात्पर्य रासो शब्द की व्युत्पत्ति रासक शब्द से ही हुई है, और ये रासक जो है वो एक प्रकार का गेय छंद है। पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। एक विशाल पुस्तक है जिसके रचयिता जो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि, उनके मित्र, उनके सखा चंद्र बरदाई हुए हैं, वो इस पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं, और इस पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य होने का श्रेय प्राप्त है। जो विजयपाल रासो और हम्मीर रासो है, इनको हम अपभ्रंश की रचनाएं मानते हैं, यानी ये अपभ्रंश में लिखित रचनाएं हैं। इसी प्रकार से जो विसलदेव रासो है, इस विसलदेव रासो है वो श्रृंगार रस प्रदान ग्रंथ माना गया है, यानी विसलदेव में प्रेम और श्रृंगार का वर्णन किया गया है। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने मुनि शालिभद्र सूली द्वारा जो रचित रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास, इसको हिंदी का प्रथम रास काव्य निर्धारित किया है। यानी भरतेश्वर बाहुबली रास जो मुनि शालिभद्र सूरी के द्वारा लिखी गई है, इसे डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम रास काव्य माना है। डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग हुआ है आदिकाल में। तो डिंगल और पिंगल भाषाएं होती क्या है? जो डिंगल भाषा है ये अपभ्रंश और राजस्थानी के योग से बना है। यानी डिंगल भाषा किसे कहते हैं दोस्तों? अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा के योग को हम डिंगल भाषा के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से पिंगल भाषा अपभ्रंश और जो ब्रज भाषा है उस ब्रज भाषा के योग को हम पिंगल भाषा के नाम से जानते हैं। आदिकाल में साहित्यिक रचनाएं, आदिकाल में आध्यात्मिक साहित्य रचनाएं और वीर गाथात्मक साहित्य रचनाओं का बोलबाला रहा है। आध्यात्मिक साहित्यिक रचनाओं के अंतर्गत बौद्धों और सिद्धों के दोहे और चर्यापद आते हैं। जैन रास ग्रंथ जिनमें से मंजूरास, उपदेश रसायन रास, भरतेश्वर बाहुबली रास जैसे प्रमुख जैन रास ग्रंथ आते हैं। और नाथ पंथ का साहित्य जो है वो आध्यात्मिक साहित्यिक रचनाओं के अंतर्गत आता है।
बौद्ध और सिद्ध साहित्यिक रचनाएं। तो बौद्ध धर्म की दो शाखाएं हो गई, पहली हीनयान और दूसरी वज्रयान। तो दोस्तों बौद्ध धर्म की ये जो दो शाखाएं थी, जिनमें से पहली थी वज्रयान, तो इन्हीं वज्रयानियों को हम सिद्ध या सिद्धों के नाम से जानते हैं। इन सिद्धों का समय 7वीं से 8वीं सदी माना जाता है। कहने का तात्पर्य 7वीं से 8वीं शताब्दी का समय सिद्धों का समय माना जाता है। जो कुल 84 सिद्ध हुए हैं, इनमें से प्रमुख सिद्ध और उनकी कृतियां निम्न हैं। पहले सिद्ध सरहप्पा, जिनकी रचना का नाम दोहा कोश है, और इसका जो समय है 769 ईस्वी माना गया है। इन सरहप्पा को सरहपाद के नाम से भी जानते हैं। सरहप्पा की कुल 32 रचनाओं का उल्लेख देखने को मिलता है। बौद्ध धर्म के जो बाकी सिद्ध हुए हैं, उनमें प्रमुख है सबरप्पा, जिन्होंने चर्यापद की रचना की थी और इसका समय 769 ईस्वी माना गया है। लुइपा जो हुए हैं वो इन्हीं सबरप्पा के शिष्य हैं, और लुइपा की किसी रचना का उल्लेख देखने को नहीं मिलता है। डोम्मिपा ये विरूपा के शिष्य थे और इनका समय 840 ईस्वी माना गया है, और डोम्मिपा ने डोम्बी गीतिका की रचना की थी। कन्हप्पा ये 74 ग्रंथों के रचयिता माने जाते हैं और इनका समय 820 ईस्वी माना गया है। कुकुरीपा ये 16 ग्रंथों के रचयिता माने जाते हैं। रास काव्य जो जैन धर्म से संबंधित है, इनमें प्रमुख रूप से भरतेश्वर बाहुबली रास, जिसके रचनाकार रचयिता शालिभद्र सूली माने गए हैं। बुद्धिरास के रचयिता भी शालिभद्र सूली है। चंदनबाला रास के रचयिता आसगु, और जीवदया रास जो रास काव्य है जैन धर्म से संबंधित, उसके रचनाकार भी कवि आसगु को माना गया है। स्थूलीभद्र रास के रचयिता रचनाकार जीनी धर्म सूरी को माना गया है। रेवंत गिरिरास के रचयिता विजयसेन सूरी को माना गया है। इसी प्रकार से बाकी जो रास काव्य हुए हैं जो जैन धर्म से संबंधित है, उनमें नेमिनाथ रास जो ग्रंथ है उसके रचनाकार सुमति गुणी को माना गया है। कछुली रास जो ग्रंथ है, जो रचना है, उसके रचनाकार प्रज्ञा तिलक को माना गया है। इसी प्रकार से जैन धर्म का जो साहित्य है उसमें प्रमुख रूप से माने जाने वाला जीनी पद सूरी रास, इसके रचयिता सारमूर्ति को माना जाता है। गौतम स्वामी रास, इसके रचयिता रचनाकार उदयवंत हैं। और पंच पांडव चरित्र रास, इसके रचनाकार शालिभद्र सूरी को माना जाता है। रासो काव्य आदिकाल के अंतर्गत जो वीर गाथात्मक रासो काव्य रचनाएं देखने को मिलती है, उसमें प्रमुख है पृथ्वीराज रासो, जिसके रचयिता चंद्रबरदाई को माना जाता है। और ये रचना 1343 ईस्वी की लिखित रचना मानी जाती है। पृथ्वीराज रासो, विसलदेव रासो, इसके रचयिता नरपति नाल है, और ये रचना 1212 ईस्वी की लिखित रचना मानी जाती है। परमाल रासो, इसके रचनाकार जगनिक है और इसका लिखित प्रमाणिक समय उपलब्ध नहीं है। खुमान रासो, इसके रचनाकार जो हुए हैं वो दलपति विजय हुए हैं, और ये 1729 ईस्वी की लिखित रचना मानी जाती है। विजयपाल रासो, इसके रचनाकार नल्ल सिंह हुए हैं, और ये 16वीं शताब्दी ईस्वी की रचना मानी जाती है। हम्मीर रासो जो रणथंभौर के राणा हम्मीर हुए हैं, उनकी शौर्य गाथाओं का एक ग्रंथ है, और इसके रचनाकार सारंगधर को माना जाता है, और ये 1357 ईस्वी की रचना मानी जाती है। आदिकाल की अन्य रचनाएं, तो अन्य रचनाओं के अंतर्गत जयचंद्र प्रकाश
जिसके रचयिता भट्ट केदार, जय मयंक जस चंद्रिका, जिसके रचनाकार मधुकर केदार हैं, विद्यापति पदावली, जिसके रचनाकार विद्यापति है, संदेश रासक, जिसके रचनाकार अब्दुल रहमान हुए हैं, और पौम चरिऊ, इसके रचनाकार स्वयंभू हुए हैं, और रिट नेमी चरिऊ, इसके रचनाकार भी स्वयंभू हुए हैं, और नाग कुमार चरिऊ के रचनाकार भी स्वयंभू को माना जाता है। इसी प्रकार से जो आदिकाल की अन्य रचनाएं हैं उसमें महापुराण, जिसके रचयिता पुष्पदंत को माना जाता है, और भविष्यत कथा, जिसके रचयिता धनपाल को, उपदेश रसायन रास जीनी दत्त सूरी द्वारा लिखित रचना है। इसी प्रकार से परमात्म प्रकाश जो है वो जोइंदू और योगसार भी कवि जोइंदू की रचनाएं मानी जाती है। यानी परमात्म प्रकाश और योगसार कवि जोइंदू की रचनाएं हैं। पाहुड़ दोहा राम सिंह के द्वारा लिखित मानी जाती है। प्राकृत पेंगलम ये एक संकलन है जो छंद शास्त्र से संबंधित संकलित ग्रंथ है। ढोला मारूरा दुहा, जिसके रचयिता कुशल लाभ को माना जाता है। इसी प्रकार से जो आदिकाल के अन्य प्रमुख रचनाकार हुए हैं उसमें अमीर खुसरो भी है। अमीर खुसरो का जन्म 1255 को एटा जिले के पटियाली गांव में हुआ था। ये अमीर खुसरो जो प्रसिद्ध रचनाकार हुए हैं आदिकाल के, इनका जन्म 1255 में एटा जिले के पटियाली गांव में हुआ था। और ये अमीर खुसरो हजरत निज़ामुद्दीन औलिया के परम शिष्य माने जाते थे। खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि होने का श्रेय अमीर खुसरो को जाता है। और अमीर खुसरो ने जनता के मनोरंजन के लिए पहेलियाँ लिखी थी, और ये अमीर खुसरो की पहेलियाँ जनता के बीच काफ़ी प्रसिद्ध थी। अमीर खुसरो की कुल ग्रंथों की संख्या लगभग 100 बताई जाती है। इसमें से जो प्रमुख ग्रंथ हैं खालिक बारी, खुसरो की पहेलियाँ, मुकरियाँ, 2 सखुने और गज़ल जो है वो अमीर खुसरो की प्रमुख रचनाएं मानी जाती है। आदिकाल के अंतर्गत गद्य साहित्य भी लिखा गया है। तो आदिकाल के गद्य साहित्य में हम मैथिली हिंदी भाषा में जो रचित पुस्तक उपलब्ध होती है जिसका नाम वर्ण रत्नाकर है, और इस वर्ण रत्नाकर पुस्तक के लेखक ज्योतिरीश्वर ठाकुर हैं। ये पुस्तक भी उपलब्ध होती है जो मैथिली हिंदी भाषा में रचित है। हिंदी गद्य के विकास में इस पुस्तक का भी विशेष महत्व है, क्योंकि ये आदिकाल के समय में लिखित मानी जाती है। राहुल बेल ये जो रचना है, इस रचना के रचयिता कवि रोड़ा को माना जाता है। राहुल बेल नामक जो गद्य रचना है इसके लेखक रोड़ा है, और ये एक शिलांकित कृति है। शिलांकित यानी शिला के ऊपर लिखी गई रचना मानी जाती है। राहुल बेल जो गद्य में रचित रचना है, और इसका रचना काल लगभग 10वीं शताब्दी माना गया है। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आदिकाल के प्रथम कवि विद्वानों में आदिकाल के प्रथम कवि को लेकर भी काफ़ी मतभेद रहे हैं। विभिन्न विद्वानों द्वारा अपने हिंदी के इतिहास ग्रंथों में आदिकाल के प्रथम कवि की जानकारी दी गई है, जिसमें से राहुल संस्कृतेयन द्वारा सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया गया है। महापंडित राहुल संस्कृतेयन जो संस्कृत और हिंदी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे, इन्होंने सरहप्पा को जो एक सिद्ध थे इसको प्रथम कवि स्वीकार किया है। शिव सिंह सेंगर ने पुण्य या पुंड जिसे कहते हैं उसको हिंदी का प्रथम कवि, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त द्वारा शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि, डॉक्टर राजकुमार वर्मा द्वारा स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया गया है। इसी प्रकार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो पृथ्वीराज रासो हुए है उसके रचयिता
चंद्र बरदाई को हिंदी का प्रथम कवि और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा जो संदेश रासक के रचयिता है अब्दुल रहमान, उन्हें हिंदी का यानी आदिकाल का प्रथम कवि स्वीकार किया गया है। डॉक्टर बच्चन सिंह, जिन्होंने विद्यापति को हिंदी का प्रथम कवि यानी आदिकाल का प्रथम कवि स्वीकार किया है। इसी प्रकार से हिंदी की प्रथम रचना किसे स्वीकार किया जाए तो सरहप्पा हिंदी के पहले कवि अवश्य स्वीकार किए जाते हैं, लेकिन इनकी कोई रचना का उल्लेख नहीं है, यानी कोई रचना उपलब्ध नहीं है। तो जब रचना ही उपलब्ध नहीं है तो फिर किस रचना को प्रथम रचना माना जाए। एक ग्रंथ के रूप में अगर हिंदी की किसी रचना को हम हिंदी की प्रथम रचना स्वीकार कर सकते हैं तो वो जैन आचार्य देवसेन द्वारा लिखित श्रावकाचार रचना है, जिसे हम हिंदी की प्रथम रचना मान सकते हैं, क्योंकि इस रचना का रचना काल 933 ईस्वी स्वीकार किया गया है। यानी ये श्रावकाचार रचना 933 ईस्वी की मानी जाती है और इस श्रावकाचार रचना में 250 दोहे हैं जो जैन धर्म के श्रावक धर्म से संबंधित माने जाते हैं। यानी इन 250 जो दोहे हैं इसमें श्रावक धर्म का वर्णन देखने को मिलता है और ये श्रावकाचार रचना को हिंदी की प्रथम रचना स्वीकार किया जाता है, जिसकी रचना काल 933 ईस्वी माना है विद्वानों ने। आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, आदिकाल में कौन कौन सी प्रमुख प्रवृत्तियों का बोलबाला था। इस आदिकाल में रासो काव्य की संबंधित रचनाएं देखने को मिलती है, वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता देखने को मिलती है, संदिग्ध प्रमाणिकता यानी जो ग्रंथ उपलब्ध है जिसका विद्वानों ने जिक्र किया है उनकी प्रमाणिकता में संदेह है, ऐतिहासिकता का अभाव यानी जो ग्रंथों का लिखित समय माना जाता है और लिखने वाला रचयिता माना जाता है उनकी ऐतिहासिकता का प्रमाण नहीं माना जाता। इसके अंतर्गत कल्पना की प्रचुरता है, क्योंकि जो रासो ग्रंथ हुए हैं वीर गाथात्मक, उसमें जो दरबारी कवि हुआ करते थे वो अपनी कल्पना के आधार पर अपने जो राजा हुए हैं उनका गुणगान किया करते थे। संकुचित राष्ट्रीयता यानी अपने अपने क्षेत्र, अपने अपने जो रियासत होती थी उसी से संबंधित राष्ट्रीयता होती थी। संपूर्ण भारत से संबंधित राष्ट्रीयता का अभाव था, यानी संकुचित राष्ट्रीयता थी। मुक्तक और प्रबंध काव्यों की रचना देखने को मिलती है। विभिन्न छंदों की रचनाएं देखने को मिलती है, यानी छंदों की विविधता और डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग। डिंगल का हमने बताया था अपभ्रंश और राजस्थानी, इसी प्रकार से पिंगल का बताया था अपभ्रंश और ब्रज भाषा का योग। हिंदी साहित्य के इतिहास के जो लेखक और उनके ग्रंथ हैं एक बार उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। गारसा दत्तासी जो हिंदी साहित्य के प्रथम लेखक माने जाते हैं, इन्होंने ही पहले लेखक हुए हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना की थी और इनके इतिहास ग्रंथ का नाम इस्तवार दलाल लिटरेव्यूर एंदु हिंदुस्तानी है। शिव सिंह सेंगर, इनकी रचना का नाम शिव सिंह सरोज है। सर जॉर्ज गियर्सन, इनकी रचना का नाम द वर्नैक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है। मिस्र बंधु जो 3 भाई हुए हैं, इन मिस्र बंधुओं की रचना का नाम मिस्र बंधु विनोद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिसकी रचना का नाम हिंदी साहित्य का इतिहास है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा की रचना का नाम हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है। महापंडित राहुल संस्कृतया, इनकी रचना का नाम हिंदी काव्य धारा है। इसी प्रकार से डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त की रचना का नाम हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास है। ये वो प्रमुख विद्वान हुए हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों की रचनाएं की हैं।
वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, ताकि हम आपके लिए यूं ही अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आते रहें। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।